टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बैरेट इसोफेगस। सो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि वीडियो का ओरिएंटेशन क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन रिस्क फैक्टर्स, देन पैथोजेनेसिस एंड आफ्टर दैट मॉर्फोलॉजी। एंड मॉर्फोलॉजी में हम लोग ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखेंगे एंड आफ्टर दैट माइक्रोस्कोपी भी देखने वाले हैं। देन क्लिनिकल फीचर्स एंड एट लास्ट डायग्नोसिस। So in introduction part we have to see what is the definition of Barrett esophagus। बैरेट इसोफेगस में आपको दो चीज़ जो डेफिनेशन में याद रहना चाहिए, एक तो GERD याद होना चाहिए आपको, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, एंड एक आपको इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया याद रहना चाहिए। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? तो बैरेट इसोफेगस इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया विद इन द इसोफेजियल स्क्वैमस म्यूकोसा। तो व्हाट इज इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया? सो इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया में आपको क्या होता है कि जो नॉर्मल एपिथेलियम इसोफेगस का जो नॉर्मल एपिथेलियम होता है आपका, इसोफेगस में जो आपका नॉर्मल एपिथेलियम होता है वो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। वो आपका जो रिपीटेटिव गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के कारण यहाँ पे आपका एसिड का रिफ्लक्स होता है। जो एसिड रहता है गैस्ट्रिक एसिड वो इसोफेगस को डैमेज करता है, जिसके वजह से फॉर प्रोटेक्टिव मेजर स्क्वैमस एपिथेलियम जो है आपका कॉलमनर एपिथेलियम में चेंज कर जाता है। तो इससे होता क्या है, जो कॉलमनर एपिथेलियम जो इंटेस्टिनल का होता है उसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं और गॉबलेट सेल्स जो हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। सो ये जो म्यूकस होता है फर्दर आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपका इसोफेगस के। तो दैट इज वाई देयर इज इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया के कारण इसोफेगस को गैस्ट्रिक एसिड से प्रोटेक्शन मिलता है। एंड आफ्टर डेफिनेशन वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मतलब कि MCQ में भी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका बैरेट इसोफेगस है वो आपको इंक्रीज रिस्क है किसके लिए? एडिनोकार्सिनोमा के लिए। तो आप एडिनोकार्सिनोमा के लिए रिस्क फैक्टर है, ना कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो ये MCQ भी आता है कि बैरेट इसोफेगस जो है वो किस कैंसर का आपका रिस्क फैक्टर है। देन आफ्टर दैट देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ डिस्प्लेजिया। बैरेट इसोफेगस इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर डिस्प्लेजिया। एंड लास्ट पॉइंट कि ऑल्दो आपका बैरेट इसोफेगस एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर है, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट विद बैरेट इसोफेगस वो आपका इसोफेजियल ट्यूमर में डेवलप नहीं करेगा। ठीक, आफ्टर दैट वी हैव टू सी द रिस्क फैक्टर्स। इन रिस्क फैक्टर्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द क्रॉनिक GERD सिम्टम। तो जो पेशेंट है वो उनका हिस्ट्री रहेगा कि वो हमेशा से एसिड रिफ्लक्स और गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का वो हिस्ट्री देंगे। देयर इज मतलब एडवांसिंग एज के साथ बैरेट इसोफेगस का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मोर देन 50 ईयर्स के बाद रिस्क फैक्टर बढ़ने लगता है आपका बैरेट इसोफेगस के लिए। देयर इज मोर रिस्क फैक्टर टुवर्ड्स बैरेट इसोफेगस इन मेल जेंडर, स्पेसिफिकली वाइट मेल्स में आपको बैरेट इसोफेगस ज़्यादा देखने को मिलेगा। टोबैको यूजेस के साथ भी बढ़ता है बैरेट इसोफेगस का रिस्क फैक्टर, सेंट्रल ओबेसिटी के साथ भी और कॉकेशियन रेस के साथ भी। आफ्टर रिस्क फैक्टर अब हम लोग पैथोजेनेसिस देखने वाले हैं। तो पैथोजेनेसिस में जो मेटाप्लेजिया होता है आपका बैरेट इसोफेगस में वो कैसे आता है, ठीक है, वही इसमें पैथोजेनेसिस में आपको देखना है कि जो अल्टीमेटली बैरेट इसोफेगस में जो मेटाप्लेजिया होता है वो कैसे रिजल्ट करता है। तो जो आपका एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिड रिफ्लक्स की वजह से टिश्यू इंजरी होगा, ठीक है, और टिश्यू इंजरी की वजह से ही आपका सब यहाँ पे काम वही मेन पैथोजेनेसिस का फैक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपका सेलुलर रिप्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। सेलुलर रिप्रोग्रामिंग कहाँ से होगा? तो मेन जो मेटाप्लेजिया इन बैरेट इसोफेगस है वो सेलुलर रिप्रोग्रामिंग की वजह से होता है। तो जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है उसके वजह से जो टिश्यू डैमेज होगा वो आपको जो इमेच्योर प्रोजेनेटर सेल्स है उसको रिप्रोग्राम करेगा टू एक्सप्रेस कॉलमनार डेवलपमेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। टिश्यू इंजरी जो होगा वो एक्टिवेट्स करता है आपका सिग्नलिंग पाथवे और डाउन रेगुलेट करेगा नॉर्थ सिग्नलिंग को। कौन कौन से सिग्नलिंग पाथवे जिसको एक्टिवेट करेगा? हेजॉग सिग्नलिंग पाथवे, BMP4 सिग्नलिंग पाथवे एंड NF कप्पा भी सिग्नलिंग पाथवे। These signals leads to the increased expression of SOX9 gene, FOXA2 gene and CDX1, CDX2 gene. SOX9 gene is responsible for the columnar differentiation, while CDX1 and CDX2 is responsible for intestinal differentiation. These are the genes which are responsible for the conversion of squamous epithelium to the columnar epithelium. After pathogenesis, we are going to see the morphology of the Barrett esophagus.
So in the morphology, first we have to see the gross morphology and after that microscopy. So ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में आपको रेड वेलवेटी म्यूकोजा मिलेगा। रेड वेलवेटी म्यूकोजा यहाँ पे आपको इसको सैल्मन कलर्ड भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको हिस्ट्री में सैल्मन म्यूकोजा भी, सैल्मन कलर्ड म्यूकोजा भी मिल सकता है। तो रेड वेलवेटी म्यूकोजा वो मिलेगा जो एक्सटेंडिंग करेगा, अपवर्ड एक्सटेंड करेगा फ्रॉम द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। तो ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है इसके ऊपर ये आपको रेड वेलवेटी कलर का म्यूकोजा मिलेगा जो ऊपर एक्सटेंड करेगा। अगर ये एक्सटेंशन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो आपको क्या बोलेंगे, उसको बैरेट लॉन्ग सेगमेंट बैरेट इसोफेगस कहते हैं उसको। अगर जो एक्सटेंशन है वो 3 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो वो शॉर्ट सेगमेंट बैरेट इसोफेगस उसको बोलते हैं। एंड इन शॉर्ट सेगमेंट बैरेट इसोफेगस देयर इज लोअर रिस्क ऑफ डिस्प्लेजिया और कार्सिनोमा एज कम्पेयर टू द लॉन्ग सेगमेंट। एंड एज रेड वेलवेटी म्यूकोजा के साथ आपको अल्टरनेटिवली आपको एक नॉर्मल म्यूकोजा भी मिलेगा। मेटाप्लास्टिक म्यूकोजा अल्टरनेट्स विथ रेसिडुअल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इसको समझने के लिए हम लोग डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। जब हम बैरेट इसोफेगस के केस में अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे तो एंडोस्कोपिकली हम लोगों को बैरेट इसोफेगस कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये जो आपको रेड कलर का जो मिल रहा है, तो ये सब जो एरियाज है इसी को हम लोग रेड वेलवेटी म्यूकोजा बोलते हैं। और आप लोगों को क्या बोला था कि जो मेटाप्लेजिया जो होगा वो अल्टरनेट करेगा आपको नॉर्मल म्यूकोजा के लिए। तो ये रेड वेलवेटी म्यूकोजा हुआ और ये आपका जो एरिया है ये नॉर्मल म्यूकोजा है। तो यहाँ पे आपको कॉलमनर के एपिथेलियम मिलेगा और यहाँ पे आपको नॉर्मल जो इसोफेगस का स्क्वैमस एपिथेलियम है वो। तो इसीलिए बोला गया है कि मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम अल्टरनेट्स विथ नॉर्मल पेल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इसी के साथ आपको वो पहले वाला लाइन समझ में आ गया होगा। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखने के बाद अब हम लोग माइक्रोस्कोपी देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपी में आपको इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया देखने को मिलेगा और कॉलमनार सेल्स मिलेगा। कॉलमनार सेल्स जो है वो म्यूकोजा को लाइन करेंगे और कॉलमनार सेल्स आपको दो तरह के मिलेंगे, एक गॉबलेट सेल्स और फोब्युलर सेल्स। जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो मोस्ट कॉमन होगा आपका बैरेट इसोफेगस में और ये डायग्नोस्टिक होगा बैरेट इसोफेगस के लिए। और एज यू नो गॉबलेट सेल म्यूसिन प्रोड्यूस करते हैं, तो गॉबलेट सेल हैव म्यूकस वैक्यूल्स भी उनके साथ मिलेगा, ठीक है। एंड गॉबलेट सेल्स के अलावा आपको एक और सेल्स मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बैरेट इसोफेगस का केस में आपको फोब्युलर सेल्स देखने को मिलेगा ही। फोब्युलर सेल्स हो भी सकता नहीं भी, बट फोब्युलर सेल्स नॉन गॉबलेट सेल्स होता है और वो गैस्ट्रिक टाइप का होता है। तो माइक्रोस्कोपी के बाद हम लोग आपका माइक्रोस्कोपिकली पिक्चर भी देख लेते हैं। सो ये जो आपका माइक्रोस्कोपी है ये बैरेट इसोफेगस का माइक्रोस्कोपी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो एपिथेलियम मिल रहा है वो नॉर्मल एपिथेलियम है इसोफेगस का, जो कि आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। आप एंड पे देख सकते हैं कि ये जो फ्लैटेंड सेल्स मिल रहा है और ऊपर स्ट्रैटिफाइड होते हुए आपका नंबर ऑफ लेयर्स में सेल्स मिल रहे हैं। तो ये क्या है आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि नॉर्मल एपिथेलियम आपका होता है इसोफेगस का। आपका राइट हैंड साइड में आपको गैस्ट्रिक एपिथेलियम मिल रहा है, जो कि आपका सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। एंड यहाँ मिडिल में आप देख सकते हैं कि जो आपका जो स्क्वैमस एपिथेलियम है यहाँ पे इंटेस्टिनल एपिथेलियम में चेंज कर गया है। यहाँ पे आपको मेटाप्लेजिया देखने को मिल रहा है, जो कि आपका ये कौन सा एपिथेलियम है, इसको आप लोग कॉलमनार एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलमनार एपिथेलियम। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये कॉलमनार एपिथेलियम के साथ साथ ये जो आपका राउंड स्ट्रक्चर्स है ये सब आपका क्या है, गॉबलेट सेल्स। तो इसीलिए आपको बोला गया है कि बैरेट इसोफेगस में आपको इंटेस्टिनल एपिथेलियम मिलता है, मतलब इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया मिलता है और आपको साथ में वहाँ पे गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूसिन फील्ड होते हैं, म्यूकस वैक्यूल्स मिलता है। तो आई थिंक कि इसके बाद आपको बैरेट इसोफेगस का स्लाइड समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। आफ्टर मॉर्फोलॉजी अब हम लोग क्लिनिकल फीचर देखने वाले हैं कि पेशेंट जो है आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा, मतलब जब आपका ओपीडी या हॉस्पिटल या कहीं भी आएगा एज अ डॉक्टर आपको वो क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट करेगा। तो वहाँ पे एक हिस्ट्री रहेगा, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का, एसिड रिफ्लक्स का डिजीज रहेगा, हार्ट बर्न का आपको मतलब कंप्लेन करेगा कि, और जो बोलेगा कि रात को जो होता है हार्ट बर्न उनका इतना बढ़ जाता है कि रात को नींद खुल जाता है, ठीक है। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगा और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग जो होगा वो मोर टुवर्ड्स सॉलिड फूड होगा। सॉलिड फूड के लिए जो डिफिकल्टी इन स्वेलिंग ज़्यादा होगा, लिक्विड फूड में डिफिकल्टी इन स्वेलिंग कम रहेगा। देयर इज सॉर थ्रोट, जो टेस्ट रहेगा वो सॉर टेस्ट मतलब खट्टा खट्टा लगेगा उनको। वोमिटिंग का हिस्ट्री रहेगा और अनइंटेंशनल वेट लॉस रहेगा, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए आप लोग को अभी पहले ही बता चुके हैं कि आप अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे। क्या करेंगे? अपर जीआई एंडोस्कोपी।
अपर जीआई एंडोस्कोपी में रेड वेलवेटी म्यूकोजा मिलेगा और माइक्रोस्कोपी में आपको इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया मिलेगा। तो एंडोस्कोपी में आपको अगर रेड वेलवेटी म्यूकोजा मिल रहा है और माइक्रोस्कोपी में इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया मिल रहा है तो ये आपका डायग्नोस्टिक होगा बैरेट इसोफेगस के लिए। विथ डायग्नोसिस this ends our video discussion, and if you have any doubt regarding this topic, feel free to ask in the comment section.